कर देगा इसको बंद कर दो। आगे 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 क्या ये लाइन नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। चाइना का हुआ बुरा हाल, डूब गया चाइना, ये हो गया भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सबको नमस्कार। धीरेन्द्र जी, प्रति जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अनुराग जी जो मुझे दिख रहे हैं, नमस्कार जी। राजन जी आपको नमस्कार। तक्षक साहब, अभिषेक, नमस्कार जी। केवल जी, देवेंद्र जी, राकेश गुप्ता जी आपको भी, सुशील जी भी हैं, अश्विनी जी भी हैं। नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। मनवीर आपको भी, सैनी साहब, विकास आपको भी नमस्ते, महावीर जी, मलिक साहब, प्रति जी, प्रति जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है? बिल्कुल भाई साहब, बुलंद है, बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि 3:05 हो चुके हैं, तो आप लोग की आज्ञा हो तो शुरू कर दें। जी जी बिल्कुल शुरू करिए। लगभग क्योंकि लगभग सबने ज्वाइन कर लिया, जो नहीं होगा वो जो ज्वाइन हो जाएंगे। अभी शुरू कर लेते हैं। आप सबका, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। आज आप लोग ने समय निकाला है और हमारी प्रेस वार्ता के अंदर आप जुड़े हैं। और आज कोई बहुत लंबी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे संक्षिप्त में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, बाकी तो जो प्रदेश के अंदर बाकी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आपके कोई प्रश्न भी होंगे उन पे मैं कोई बात मेरे को कहनी होगी, मैं वो भी बात कह दूंगा जो अदर इश्यूज़ हैं। तो मगर अभी फ़िलहाल जो 2 मुख्य केंद्र बिंदु आज की इस प्रेस वार्ता के रहेंगे मेरी तरफ से जो हैं, वो उनके बारे में मैं आपको पहले कुछ मिनट उन पे अपनी बात आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो किसान की बात मैं कहना चाहता हूँ। आपने देखा स्वतंत्रता दिवस, एक तरफ स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त पूरे देश में, हरियाणा प्रदेश जिसमें शामिल है, पूरे देश में जगह जगह किसान आंदोलित था। और पिछले 6 वर्ष में किसान की जो दुर्दशा हुई, उस बात को लेकर आज किसान का जो बुरा हाल है, उस बात को लेकर, और 3 ऑर्डिनेंस प्रस्तावित जो लेजिस्लेशंस हैं, जिनको ऑर्डिनेंस के माध्यम से बैकडोर से लाया गया है, उन बातों को कोरोना के नाम पे ऑर्डिनेंस क्यों आई है, कोरोना से लड़ाई में मदद करेंगे, क्योंकि अभी पार्लियामेंट तो चल नहीं रही थी। और तो उन ऑर्डिनेंस को लेकर किसान ने, पूरे देश के किसान ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। वो जो मुद्दा है उस पर मैं थोड़ी बात रखूंगा, मगर उससे पहले जो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात उसके बाद ये रही कि भाजपा की प्रदेश सरकार, हरियाणा प्रदेश की बीजेपी की सरकार इतनी किसान के प्रति असंवेदनशील हो चुकी है कि भाजपा ने अपनी ऑफिशियल प्रेस वार्ता कुरुक्षेत्र के अंदर, जो इनके प्रदेश के प्रवक्ता थे और वहाँ जिलाध्यक्ष वगैरह, इनका जो सारा जिले की कार्यकारिणी बैठी थी, उस प्रेस वार्ता में यहाँ तक कह दिया कि काले झंडे दिखाने वाले किसान देशद्रोही, काले झंडे के दिखाने वाले किसान देशद्रोही।
दुर्भाग्य है किसान को देशद्रोही जो कहे, मैं कहूँगा हमारे देश में जो किसान का नहीं है वो किसी का नहीं, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है। आप सब जानते हो हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। किसान दुख में पीड़ा में अपनी बात रख रहा है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको अपनी बात रखने का, अपने आंदोलन करने का, खास तौर पे तब जब उसके साथ इतना घोर अन्याय हो रहा हो देश में और हमारे प्रदेश में, उसका अधिकार हमारा संविधान देता है। मगर उस किसान को निशाने पे लेके ये कहना कि ये देशद्रोही हैं, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो किसान काले झंडे दिखा रहे हैं, वो देशद्रोही हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण मैंने आज तक किसी सरकार के माध्यम, इतना घमंड हमने किसी सरकार में नहीं देखा, इतना अभिमान। और मैं सबसे पहली जो बात आपके बीच में कहना चाहता हूँ, किसान को देशद्रोही बताने वालों को बड़ौदा में हम सबक सिखाने का काम करेंगे। बड़ौदावासी किसान को देशद्रोही बताने वालों का बड़ौदावासी वोट की चोट से हिसाब तय करेंगे। सबसे पहली मैं बात आपको ये कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं किसान देश के खेतों में अपने पसीने, खेतों को अपने पसीने से सींचता है और उसका बेटा सैनिक बनकर देश की सीमा की रक्षा अपने खून से, अपने खून से सींचता है। चाहे जेठ की शिखर दोपहरी हो या पो का पाड़ा, किसान दिन रात खेत में काम करता है, तब जाकर देश का पेट भरता है। उसका बेटा बॉर्डर पर देश रक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता है, चाहे वो राजस्थान का रेगिस्तान हो या सियाचिन का ग्लेशियर हो। लेकिन बीजेपी ने देश को खून पसीने से सींचने वाली किसान के इस किसान वर्ग को भी देशद्रोही कहकर पुकारा है। देश कभी और हमारा प्रदेश कभी भाजपा को माफ़ नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा कि किसान को देशद्रोही कहने वालों को बड़ौदा उपचुनाव में जनता सबक सिखाने का काम करेगी। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि ये किसान क्यों आंदोलित हैं। पहला तो कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेके किसान आंदोलित है। वैसे तो घाव किसान को इतने दिए गए हैं कि कई दिन लग जाएं कि किसान को लेकर, किसान की जो आज दुर्दशा हुई है उनका सबका अगर वर्णन करा जाए विस्तार से तो कई दिन लग जाएं। 6 साल से किसान की खरीद की व्यवस्था हरियाणा में नहीं हुई, आपके सामने है। किसान के भाव, किसान को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें बढ़ोतरी किसान को जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। किसान के एक्सपोर्ट बंद हो गया, धान का एक्सपोर्ट बंद हो गया। गन्ने की पेमेंट को लेके किसान आंदोलित है। कहीं कहीं किसान की फसल बीमा योजना में व्यापक कटौती हो रही है, मगर किसान को उसका भुगतान, जहां मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा राशि मिल नहीं रही। तो कहीं धान घोटाले के माध्यम से खरीद में बड़ा भारी घोटाला किया गया और उसके बाद पर्दे डालने का काम हुआ। तो कहीं गेहूं खरीद में व्यवस्था ऐसी बनाई गई जहां एक और पंजाब ने कोरोना काल में रिकॉर्ड बना दिया गेहूं के कुल खरीद का, और जिस गति से खरीद, जिस स्पीड से खरीद की गई। हरियाणा ने दूसरी तरफ रिकॉर्ड बना दिया कि इतना कम खरीदा गया किसान का गेहूं जितना उत्पादन के तुलना में, और इतने लंबे समय तक, जिसका बहुत खामियाजा अगर किसी को हुआ तो केवल किसान ने वो खामियाजा भुगतना पड़ा। तो किसान हर तरफ से चौतरफा मार इस सरकार की किसान पे पहले ही थी, और उस चौतरफा मार के ऊपर एक बड़ी चोट ये अध्यादेशों का ऑर्डिनेंस लाकर, ये ऑर्डिनेंस क्यों लाए गए? कहा गया कोरोना से ये ऑर्डिनेंस, जो बाकी भी जो कोई सरकार की घोषणाएं हुई, बड़ा पैकेज सरकार ने 20 लाख करोड़ का ढिंडोरा पीटा, तो वो सारे मेजर्स कोरोना से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लड़ने में मजबूती दें, उनका लक्ष्य उद्देश्य वो था। कोरोना काल में जिनकी ज़रूरत थी आपात मेजर्स की, जिनकी इंतजार नहीं की जा सकती थी कि जब पार्लियामेंट का, संसद का सत्र आएगा, किसान की बड़ी हुई इतनी बड़ी बातें जिन पे सदन में चर्चा होनी चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए इन मामलों पर सभी के विचारों का, और उसके बाद
फैसला होना चाहिए किसान के भविष्य को लेकर, मगर उन सब व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए 3 ऑर्डिनेंस आए। इसमें 2-3 बातें प्रमुख हैं जिन ऑर्डिनेंस का जो किसान विरोध कर रहे हैं। पहला तो अध्यादेश है कि किसान प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। दूसरा किसान जो फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म डिलीवरी ऑर्डिनेंस। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 में बदलाव करके जो स्टोरेज है, जो स्टोरेज को लेकर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो बनाई गई थी कि इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, उस ऑर्डिनेंस के अंदर बदलाव है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, एक प्राइवेट जो खरीद है उस खरीद की व्यवस्था की तरफ व्यापक रूप से बढ़कर, और सरकार ये कह रही है कि हम आज़ादी देंगे, कहीं जाके किसान एक अपनी दूसरी मार्केट में भी जाके बेच सकता है। सोनीपत का किसान त्रिवेंद्रम में जाके भी अपनी अपनी फसल बेच सकता है। तो हम इस बात की इजाज़त देंगे, सरकार ये कह रही है। ये 3 मोटे मोटे ऑर्डिनेंस है। इसमें देखिए 2-3 बातें। सबसे पहली बात, ये ऑर्डिनेंस सभी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन की बात हो या बाकी जो किसान संगठनों की बात हो या बाकी जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, उन सबका मानना है सबसे पहला कि जो MSP रिजीम है, जो MSP का सिस्टम है, उस पर ये एक बहुत बड़ी चोट साबित हो सकते हैं। अगर हम मंडी व्यवस्था को दरकिनार करके और प्राइवेट बायर्स को इस क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से अनियंत्रित, बिना किसी रेगुलेशंस के, बिना किसी कानून बनाए, उनको हम इस क्षेत्र के अंदर व्यापक रूप से खरीद की तरफ लेके जाएंगे, तो किसान के हित की रक्षा कौन करेगा जब MSP की रेजिम कमज़ोर हो जाएगी। मंडी व्यवस्थाओं, धीरे धीरे जो मंडी व्यवस्थाएं हैं अपने जिस प्रकार की व्यवस्था हरियाणा पंजाब में ख़ास तौर पर है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे पूरे स्टेट से आई, तो वो मंडी व्यवस्थाओं का क्या होगा, उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। अरे मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं कि MSP की जहाँ तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, देश की आज़ादी से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था नहीं थी। संविधान सभा में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी, जो कि हरियाणा से ही आते थे, मेरे स्वर्गीय दादाजी, उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की सबसे पहले का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा 1948 में, और धीरे धीरे ये एक कानूनन ये एक बाध्यता भारत सरकार की तरफ से ये कानून बना कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान का जो कि खरीदी जाए। अलग अलग फसलें उसमें शामिल की गई, धीरे धीरे उन फसलों की संख्या भी बढ़ाई गई। पहले केवल गेहूं और चावल थे, गेहूं और धान, मगर धीरे धीरे बाकी फसलों को भी उसमें जोड़ा गया जैसे जैसे वो व्यवस्था बढ़ी। अगर मैं आप सभी से सवाल पूछता हूं, अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेगी धीरे धीरे और प्राइवेट खरीदेंगे, तो अदानी और अंबानी उसमें अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए किसान से खरीदेंगे या किसान को मुनाफा देने के लिए खरीदेंगे? आप किसान को मुनाफा देने की बात तो करते हो कि किसान को मुनाफा मिलेगा, उस पर भी मैं आऊँगा अभी, मगर आप खुद खरीद से बच के प्राइवेट बड़े बड़े प्लेयर्स को उस खरीद के अंदर लाने की बात करते हैं। ये किसान संगठनों की विरोध का पहला कारण है। दूसरा कारण मंडियाँ। ये अगर मंडियों की व्यवस्था, खास तौर पे हमारे प्रदेशों ने, जिन प्रदेशों के माध्यम से हरित क्रांति इस देश का संचार हुआ, उन प्रदेशों में अगर मंडियों की व्यवस्था ही अगर कमज़ोर हो जाएगी, इसीलिए पंजाब सरकार ने खुल के इसका विरोध किया है, आपने देखा होगा। हरियाणा सरकार तो खैर इसका विरोध सोच ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो जो ऊपर से इनकी हाईकमांड कहेगी वो उसी लाइन पे चलेंगे। जैसे कि आपने देखा SYL पे चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने समय भी नहीं दिया SYL पे, या मुख्यमंत्री जी ने उनसे समय नहीं मांगा, भगवान जाने, मगर हमने तो सबने कहा था कि आप समय लीजिए, और इनने कहा था समय लेंगे, सारे हरियाणा जाके मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो याद दिला दूँ। तो इसी प्रकार से इस मामले पे भी हरियाणा के किसानों की कोई हितों की कोई इनके मस्तिष्क में कोई विचार मुझे दिखाई नहीं देता।
मंडियों की व्यवस्था कम होने से ना सिर्फ मार्केटिंग बोर्ड, उनसे जुड़े हुए सारे एम्प्लॉयज़ के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लगेंगे। किसान को तो जो चोट पहुंचेगी वो पहुंचेगी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट जब बाइंग पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ राजस्व में भी हरियाणा सरकार को 6% टैक्स मिलता है मंडियों के जरिए, इसीलिए पंजाब का विरोध का एक कारण वो भी है। तो हमारे हरियाणा के अंदर भी जो है 6% राज्य सरकार को टैक्स मिलता है। कृषि व्यवस्था को केंद्र के अधीन जाने से मंडियों के जरिए हरियाणा प्रदेश को मिलने वाले राजस्व में भारी गिरावट आएगी। और इसकी भरपाई कौन करेगा? जो प्रदेश सरकार का जो बजट है, क्या केंद्र सरकार करेगी? अभी इन ऑर्डिनेंसेस में कोई जिक्र नहीं है इस बात का, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो मुख्य बात जो मैंने कहा कि इस मामले को देखते हुए मुख्य बात ये है कि या तो एमएसपी का कानून बने, साथ में इन ऑर्डिनेंसेस में एक बात आए कि भाई एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीद सकता, और उसकी कोई ना कोई प्यूनिटिव मेजर्स हों, कोई लीगल पेनल्टीज़ हों, और उसकी सज़ा तय हो कि एमएसपी से नीचे जो प्राइवेट प्लेयर्स, बड़े कोई जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर खरीदने का प्रयास करेंगे, उसके बिना तो ये जो एमएसपी की व्यवस्था जो आज़ादी से लेकर आज तक जिसने किसान को अपने पैरों पे खड़े कर अपने सशक्त बनाने का काम किया है, उस व्यवस्था पे बड़ा भारी प्रहार है। अच्छा, किसान संगठन आपको बिहार का भी उदाहरण देंगे जहाँ पे इस व्यवस्था से पीछे हटे, जिसका सबसे बड़ी भुगतान वहाँ के किसान को करना पड़ा। नहीं तो शुरू में बिहार में भी इस प्रकार से मंडी और एमएसपी की जो है खरीद की व्यवस्था बिहार प्रदेश में भी थी, जिससे बिहार प्रदेश ने कदम पीछे हटाए, जिससे वहाँ का किसान आज तक उभर नहीं पाया है। तो ये अगर आज की रूपरेखा में अगर इन ऑर्डिनेंसेस को आगे बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं आज़ादी से पहले की परिस्थिति किसान भगवान भरोसे, प्राइवेट और बड़े प्राइवेट प्लेयर्स और किसानों के बीच का जो फैसले होंगे, जो सौदे होंगे, उसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सरकार एमएसपी के माध्यम से खरीद में सरकार अपने पांव पीछे हटाएगी, ये एक बड़ा चिंता का विषय। इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है, उसमें एक और इशू है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज के दिन आपको पता, हरियाणा की यथास्थिति, ठेके पे बहुत से छोटे किसान, मीडियम साइज़ किसान ठेके पे दूसरे की ज़मीन लेकर फार्मिंग करते हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस और अदानी इस क्षेत्र के अंदर आएंगी और हज़ारों लाखों एकड़ को एक साथ ठेके पे लेने की बात करेंगी, तो वो जो छोटे किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है, मगर वो गांव के अंदर, हर गांव के अंदर आपको बहुत ऐसे परिवार मिलेंगे जो ठेके पे लेकर ज़मीन करके, और अपने ये उनका रोज़गार है, ये उनकी जीविका का क्या होगा? वो एक तरीके से उनकी जीविका को नष्ट करने का काम ये सरकार कहीं ना कहीं करेगी। अनियंत्रित कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ हम बढ़े तो। और उसके साथ साथ जब इस प्रकार की बात होती है, गुजरात के अंदर एक उदाहरण देखने को आया जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की गई थी, उसमें डिस्प्यूट हो गया आपस में, तो 6 किसान परिवारों पे कई करोड़ का लॉ सूट, क्योंकि उन कंपनी ने 6 करोड़ का लॉ सूट उसके अगेंस्ट 6 किसान परिवारों के अगेंस्ट फायर किया कि भाई ये इन्होंने जिस प्रकार से जो कहा था, जिससे हमारा इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, समय पे नहीं आ पाया, हमारे कमिटमेंट नहीं पूरे हो पाए। तो वो केस सारे जो है ये केस भी सभी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन समेत, उसका भी उदाहरण देते हैं कि ये जो बड़ी कंपनियां इन आर्थिक शक्तियों के से लड़ने की कोई इतनी गुंजाइश किसान की नहीं रहती। दूसरा उदाहरण है, आप इंश्योरेंस देखिए, जो किसान फसल बीमा योजना लेके आई थी सरकार, आज प्रदेश का किसान रो रहा है। कल मैं बड़ौदा हल्के में था, एक गांव से कटौती फसल बीमा के नाम पे लगातार हो रही है, पिछले 5 साल से हो रही है। 5 साल पहले योजना आई थी, 4 साल पहले योजना आई थी, मगर एक बार भी मुआवजा नहीं दिया गया है, क्योंकि कंपनियां उसको आकलन करने में, मुआवजा देने में कंपनियां उस प्रकार से आगे नहीं आती जिस प्रकार से किसान को आवश्यकता है। और इसीलिए आज पूरे प्रदेश का किसान उसमें भी रो रहा है, मगर वो क्या करे? ऐसी बड़ी कंपनियों से कहाँ लड़ाई लड़े, कैसे लड़ाई लड़े?
उसका तो ये आज मैं समझता हूँ कि आज देश के किसान इसीलिए आंदोलित हैं, उनके हम साथ हैं, पूरी तरीके से किसान के इस आंदोलन का हम साथ देंगे। सरकार चाहे जिसको देशद्रोही कहना है उसको सरकार देशद्रोही कहे, चाहे देश के करोड़ों किसानों को देशद्रोही कहे, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में शामिल होंगे। और जो है इस बात का फैसला जो बड़ौदा के उपचुनाव में होगा, किसानों को देशद्रोही कहने वालों को जवाब हम बड़ौदा के उपचुनाव में देंगे। दूसरा पॉइंट किसान से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है। फिर मैं जो दूसरी अपनी किसान की दुर्दशा का मुख्य कारण बाकी तो सारे मैंने फैक्टर्स कहे, वो है किसान को की फसल का 6 साल से भाव नहीं मिला। स्वामीनाथन कमीशन का वायदा किया था, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि स्वामीनाथन कमीशन C2 के फॉर्मूले से लागू नहीं कर सकते। C2 का ही तो फॉर्मूला था, उसके बिना स्वामीनाथन कमीशन की बाकी जो सुझाव हैं वो सुझाव बेमानी है, क्योंकि C2 के फॉर्मूले से सीधा जो किसान को फसल का भाव मिलता है उसकी कैलकुलेशन होती थी। मैं 3 उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। धान का रेट जब 10 वर्ष हमारी सरकार रही 2004-05 से 2014-15 तक 560 रुपये से बढ़कर 1360 रुपये धान का रेट हुआ। उस समय हमने कहा नहीं कि हम 3 गुना कर देंगे भाव, 2 गुना कर देंगे किसान की आमदनी। इन्होंने तो कहा था 2 गुना करेंगे, हमने नहीं कहा 3 गुना करेंगे, मगर लगभग 3 गुना हुई धान का जो MSP था, यानी कि हर साल 15% की बढ़ोतरी। उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये कांग्रेस कुछ नहीं करी, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा और हम किसान के जो है भाव को बढ़ाने का काम करेंगे, उनकी आमदनी दुगनी करेंगे। मगर इन्होंने क्या किया, हम हर साल 15% बढ़ा रहे थे, इन्होंने उसी धान के भाव को 360 रुपये 2014-15 में जो था उसको बढ़ाकर 2020-21 तक केवल 1868 रुपये हुआ है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रति वर्ष 5% की बढ़ोतरी। 15% बढ़ती थी। आप लोग की सैलरीज है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग खुद सोचिए, अगर एक सरकार के समय या एक जो है व्यवस्था के समय आपकी हर वर्ष 15% पगार बढ़ रही हो और दूसरी कहे कि हम ये काफ़ी नहीं है, हम और डबल बढ़ाएंगे, और उसके बाद हर वर्ष 15% की बजाय केवल 5% सैलरी बढ़ाए, और ये ऐसे समय जब किसान की लागत इससे कहीं रफ्तार से तेज रफ्तार से बढ़ी है, चाहे डीजल की बात हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स की बात हो, खाद की बात हो, जिस पे GST लगाने का काम हुआ है। हमारे समय में आपको याद होगा वैट 0% था हरियाणा के अंदर, पेस्टिसाइड पे भी और फर्टिलाइज़र पे भी। इनके समय उसको GST में लाने का काम हुआ है। तो चाहे डीजल की बात हो, चाहे फर्टिलाइज़र की बात हो, चाहे ट्रैक्टर पार्ट्स की बात हो, उस पर भी 18% GST लगाने का काम हुआ है और किसान की लागत तेज़ी से बढ़ा दी, मगर उसका भाव जहाँ 15% हर वर्ष बढ़ता था 10 साल तक लगातार, उस भाव को केवल 5%। और ये सच है, अब ये इन आंकड़ों को सरकार नहीं छुपा सकती। इसी तरीके से गेहूं की बात है, गेहूं 660 रुपये 640 रुपये 2004-05 में, उसको बढ़ाकर 2014-15 तक 1450 रुपये करने का काम हमारी सरकार में हुआ था, यानी कि हर वर्ष 14%। और इनकी सरकार में ये अभी तक 1450 रुपये से बढ़ाकर 1925 रुपये हुआ था, यानी कि हर वर्ष औसत 5%। इसी तरीके से गन्ना है, गन्ना क्योंकि केन कंट्रोल बोर्ड प्रदेश सरकार के अंडर में आता है, तो ये इसकी जिम्मेदारी और उसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये पूरा फैसला प्रदेश सरकार का माना जाता है। गन्ने का रेट हमारे समय 117 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये, 117 रुपये 2004-05 में बढ़कर 310 रुपये 2014-15 में हुआ था, यानी कि हर वर्ष 17% बढ़ोतरी गन्ने के भाव में देने का काम हमारी सरकार के समय होता है, प्रति वर्ष बढ़ोतरी। और इनके समय गन्ने की जहाँ तक बात है, इनके समय 2020-21 तक मात्र 20 और 30 रुपये डिपेंडिंग ऑन कौन सी क्वालिटी है, जो है सोइंग अर्ली है कि सोइंग लेट है, 330 से 340 रुपये, यानी कि प्रति वर्ष 1 से 2%। कहाँ 17% बढ़ोतरी 10 साल तक हर वर्ष गन्ने के अंदर, और कभी पेमेंट को लेकर किसान को आंदोलन नहीं करना पड़ा। और कहाँ
6 वर्ष तक केवल 1% बढ़ोतरी हर वर्ष या 2% बढ़ोतरी हर वर्ष, और हर वर्ष किसान आंदोलन के बाद उसको पेमेंट, किसान को तड़पा तड़पा के पेमेंट करने का काम इस सरकार ने किया, जो आज हमें देशद्रोही बताने का काम कर रही है, किसानों को देशद्रोही बताने का काम कर रही है। जब किसान अपनी जायज़ हकों को मनवाने के लिए सड़कों पे आने पे विवश हो गए, तो ऐसे किसान आंदोलन को पूरा समर्थन हम डिक्लेयर करते हैं, चाहे इस आंदोलन को सरकार कुछ भी बचाए, और किसान के जायज़ हकों को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। और इन्होंने कहा था 2016 के अंदर, कहा था कि 2015-16 में कि 6 साल में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। 2021-22 आ रहा है, किसान की आमदनी दुगनी की बजाय कम कर दी इन्होंने। अगले साल अगर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगना भी करें तो भी दुगनी आमदनी उस टाइम से होना संभव नहीं है, क्योंकि लागत इतनी बढ़ गई है। तो ये जो किसान के साथ जो एक धोखा दिया गया, ये कहा गया 2021-22 तक किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, इस बात को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन, हम सरकार इस बात को लेकर या तो अपना सच्चाई सामने रखे, क्या करनी है उस बातों को प्रदेश की जनता और किसान वर्ग के आगे रखे, नहीं तो प्रदेश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा हम देश के किसान को नहीं खाने देंगे इस सरकार से। तो एक तरफ तो किसान को देशद्रोही बता रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूर को पे लाठियां बरसा रहे हैं। आपने देखा यमुनानगर में क्या हुआ, जब पलायन हो रहा था, प्रदेश के मजदूर जब पलायन करने पे, लॉकडाउन पे विवश हो गए, तो कितनी असंवेदनशीलता से लाठियां बरसाने का काम उन मजदूरों पे किया गया इस सरकार द्वारा। तो प्रदेश के किसान और मजदूर दोनों इस सरकार की असंवेदनशीलता के निशाने पे हैं, और किसान की मजदूर की हम लड़ाई लड़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, ये तो हो गया किसान वाला पॉइंट, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मैंने कहा कि 2 पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बेरोजगारी से संबंधित भी संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, हम बड़े शर्मसार हो रहे हैं। जो प्रदेश दिल्ली के 3 तरफ हो, जिस प्रदेश में 2013-14 में देश में सबसे कम बेरोजगारी दर हो, बेरोजगारी प्रतिशत हो, सबसे ज़्यादा निवेश दर हो 2013-14 में, और तीसरे चौथे नंबर पे देश में सबसे तेज गति से विकास दर हो, जीएसडीपी ग्रोथ रेट, उस समय प्लानिंग कमीशन के आंकड़े, आज का नीति आयोग। हम शर्मसार हैं कि पिछले कई महीनों से वो प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर का प्रदेश बन गया हो। हर महीने ये आंकड़े आ रहे हैं। शुरुआत हुई थी नवंबर में, जब हरियाणा और त्रिपुरा दोनों देश के सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर के प्रदेश बन गए। अप्रैल में ये 43% बेरोजगारी दर पहुंच गई, देश में सबसे ज़्यादा। जम्मू कश्मीर से ज़्यादा, उत्तर प्रदेश बिहार से ज़्यादा, जहाँ के लोग हमारे यहाँ रोज़गार ढूंढने आते थे। 6 वर्ष में 1 पैसे का निवेश इस प्रदेश में हुआ नहीं। सरकारी क्षेत्र के अंदर छलावा किया गया, बड़े बड़े बातें की गई, और जिनकी पोल में अभी खोलने का काम अभी उनके आंकड़ों के साथ मैं करूंगा कि सरकारी क्षेत्र में कितने रोजगार दिए या नहीं दिए, कितनों की छटनी की गई। ना सरकारी क्षेत्र में ना निवेश हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर। हरियाणा की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। हरियाणा पे कर्जा 3 गुना बढ़ गया, मगर बेरोजगारी में हरियाणा बेजोड़, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। चिंता इस विषय की इसलिए भी है, वो परिवार तो नष्ट हो रहे हैं, वो बेरोजगारों के साथ उनके माता पिता, पूरा परिवार आज चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, मगर साथ में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर तेजी से, एक हरियाणा के अंदर निवेश ना होना, एक फैक्ट्री ना लगना, एक बड़ा प्रोजेक्ट ना आना, किसी को चिंता नहीं। इस सरकार में जो लोग बैठे हैं, 6 साल हरियाणा के बर्बाद कर दिए इन्होंने। हरियाणा डिजर्व्ड बेटर, हरियाणा डिजर्व्स बेटर। और दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली के साथ होते हुए भी लोग आज फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वो गुड़गांव या बावल रेवाड़ी नहीं लगा रहे, वो सीधा जाकर नीमराना और जयपुर में लगा रहे हैं। हमें या पंजाब के अंदर, जो पंजाब इतना पिछड़ गया था एक समय हमसे, तो या पंजाब की तरफ आ रहे हैं, नोएडा की तरफ भी जा रहे हैं, मगर दिल्ली हरियाणा की तरफ मुंह नहीं मोड़ रहे। ये दुख की, दुर्भाग्य की बात है। तो बेरोजगारी में नंबर 1 बनना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसमें मैं 2 सब पॉइंट कहूँगा, प्राइवेट सेक्टर और
गवर्नमेंट सेक्टर, दो ही सेक्टर होते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के मेन सेक्टर होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो सब जानते हैं कि वो आपको याद होगा पीपी कपूर जी की 1 साल 2 साल पहले जो आरटीआई आई थी कि निवेश कुछ हुआ ही नहीं, ना के बराबर हुड्डा सरकार की तुलना में इन वर्षों में कोई निवेश हुआ नहीं। और उनकी आरटीआई का भी इंतजार नहीं करना। किसी ज़िले में कोई एक फैक्ट्री बता दें बंद होती हुई तो दिखा देंगे, मारुति को बंद होती हुई, एचएमटी को बंद होते हुए, फैक्ट्रियों के पलायन को भी हम दिखा देंगे, मगर कोई एक नई फैक्ट्री लगी हो ये बताएं। तो निवेश की कुछ तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कोई मैं कुछ कंपैरिजन के लिए 3-4 पॉइंट बोलूँगा प्राइवेट सेक्टर में कि प्राइवेट सेक्टर में कितना हरियाणा ध्वस्त हुआ है। हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा के अंदर 8 आईएमटी बनी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जिसमें से एक बन नहीं पाई अम्बाला वाली, बाकी कोई बल्लभगढ़ वाली थी, रोज़ का मेव वाली थी मेवात में, चाहे वो मानेसर वाली एक्सटेंशन, मानेसर वाली मेन और उसके बाद एक्सटेंशन रोहतक की आईएमटी, खरखौदा की आईएमटी, औद्योगिक क्षेत्र। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि भाई हम एक्वायर ही नहीं करेंगे 6 वर्ष तक, 10 साल अगर एक्वायर नहीं करेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो कहाँ काम करेगी, उनके रोज़गार के अवसर क्या फैक्ट्री आसमान में लगेंगे। उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से एक्विजिशन होकर औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए थी, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप। यही सोच लेके हर जिले का खाका बनाकर हुड्डा सरकार में आईएमटी बनी थी। इनकी सरकार में कोई आईएमटी नहीं। हमारी सरकार में 5 पावर प्लांट लगे, 1 एटॉमिक पावर प्लांट, 4 थर्मल पावर प्लांट। फतेहाबाद के एटॉमिक पावर प्लांट, खेदड़ में, हिसार में 1 थर्मल प्लांट, 1 थर्मल प्लांट यमुनानगर के अंदर, 1 थर्मल का कारखाना झज्जर झाड़ली में, 1 खानपुर गांव के अंदर थर्मल का कारखाना। लाखों करोड़ की लागत से केवल झज्जर के 2 प्लांट लगभग 26,000 करोड़ की लागत से है। इसी प्रकार से ये फतेहाबाद वाला प्लांट लाखों करोड़ की लागत से। इनकी सरकार में एक कोई नया पावर प्लांट, क्या किसी पावर प्लांट के अंदर कोई जो है कैपेसिटी बढ़ाने का भी प्रोजेक्ट नहीं आया। हमारे समय 6 रेल लाइन मंजूर हुई, जिसमें से 3 रेल लाइन बिछ गई थी। इनके समय जिसमें अपना रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन, जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन, रोहतक महम हासी रेल की लाइन, 3 ऐसी थी जो मंजूर हो गई थी मगर काम शुरू नहीं हुआ था, जिसमें यमुनानगर वाली रेल की लाइन भी शामिल है, मेवात वाली रेल की लाइन शामिल है और फतेहाबाद सिरसा वाली। इनके समय नई रेल की लाइन तो आप भूल जाओ, बुलेट ट्रेन की बात तो बहुत करी, मगर हमने 3 रेल लाइन बचाई तो 6 मंजूर कराई। इन्होंने 1 इंच भी रेल बिछाने का काम नहीं किया। इसी तरीके हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज बने, इनके समय 1 भी नहीं। हमारे समय लगभग 27 यूनिवर्सिटी, जिसमें से 12 सरकारी यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश के कोने में बनी, मैं गिनवाऊंगा नहीं, इनके समय 1 भी नहीं। हमारे समय प्रदेश के लिए 3 एयरपोर्ट मंजूर हुए, जिसमें हिसार का एयरपोर्ट शामिल है, जिसमें महम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, जो अभी नोएडा चला गया। लाखों बच्चों को उसमें रोज़गार के अवसर मिलते, वो चला गया, मगर सरकार के किसी मंत्री मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं पैरवी नहीं हुई कि एयरपोर्ट बड़े खाका सोच के तैयार किया गया था हरियाणा को आगे लेके जाने के लिए, वो एयरपोर्ट चले गए। रेल कोच फैक्ट्री आई गोहाना में, बड़ौदा के अंदर रेल कोच फैक्ट्री आई, मगर उस रेल कोच फैक्ट्री को ले गए उत्तर प्रदेश के अंदर। आज वहीं जाके लोग वोट मांगेंगे तो उस बात का भी जवाब अपना तैयार रखें। जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बने, 6 मेडिकल कॉलेज बने, जिसमें से एक ये गोहाना बड़ौदा में खानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज बना, जिसको लेकर विज साहब का बयान था स्वास्थ्य मंत्री जी का कि ये कहाँ गाँव में खेतों में मेडिकल कॉलेज बनवाया हुड्डा साहब ने, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आज उन्हीं गांव और उन्हीं खेतों से आपको जाकर उन्हीं गांव के लोगों से आपको वोट मांगने की तैयारी करनी चाहिए, जिनको आप लेके इंक्वायरी करा रहे थे हम पे। आपने कहा था हर ज़िले में बनवाएंगे, मगर एक मेडिकल कॉलेज तो आपको बनवाना चाहिए था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। तो उस समय हमारी सरकार के समय 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का काम हुआ, फरीदाबाद, गुड़गांव, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। 6 साल में हरियाणा प्रदेश में आप लोग जागरूक पत्रकार हैं, मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, एक मेट्रो का खंभा भी मंजूर नहीं हुआ 6 वर्ष के अंदर। कैसे रोक सकते हो आप विकास की गति ऐसे 21वीं सदी में? हमें केवल 4 साल मिले थे, क्योंकि 2010 में दिल्ली से बाहर मेट्रो आ जा सकती है, इसका फैसला हुआ था 2010 में। 4 साल में हमने 4 शहरों को जोड़ने का काम किया, गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और बल्लभगढ़। 6 साल में इन्होंने एक नया मेट्रो का खंभा मंजूर नहीं किया, दुर्भाग्य है। इसी प्रकार से मेट्रो हो, रेल हो, नेशनल हाईवेज़ हों, आईएमटीज़ हो, औद्योगिक केंद्र जो हैं, थर्मल प्लांट्स हों, बड़े कारखाने हों, निजी निवेश हो, तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो कोलैप्स हो गई हरियाणा की,
जिसको लेके बहुत चिंता हरियाणा की युवा पीढ़ी के लिए हमें चिंता है कि आगे हरियाणा की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। देश में सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश, देश में महिलाओं के ऊपर अपराध में नंबर 1 का प्रदेश, और देश में अपराध में जो टॉप 3 प्रदेश है उनमें शामिल। तो अपराध की तरफ, नशे की तरफ, बेरोजगारी की तरफ युवा पीढ़ी जा रही है, जिसको लेकर आज चिंता है। दूसरी बात बेरोजगारी को लेकर, जिसको लेकर ये सरकार बहुत ढिंढोरा पीटती है। सरकारी क्षेत्र के अंदर हमने रोजगार दीजिए, सरकारी क्षेत्र के अंदर। मैं आपको आपकी जानकारी के अंदर मैं लाना चाहता हूं कि तुलना की जाती है कि सरकारी क्षेत्र में आपने कितने रोजगार आपने दिए और कितने रोजगार हमारी सरकार के समय मिले। हमारी 10 वर्ष की सरकार में लगभग 3 लाख सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार दिए गए। प्रतिवर्ष आपको उसका नंबर जो है प्रतिवर्ष आपके पास पहुंचाने का हम काम करेंगे, जिसमें HSSC के थ्रू लगभग 1,46,000 रोजगार, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इनमें मैं जो HSSC की भर्तियां हो गई थी हमारे समय, कंप्लीट हो गई थी, उनके मैं जिक्र कर रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट आई और बाद में भर्ती इनके समय हुई, उनका जिक्र नहीं कर रहा। जो भर्तियां कंप्लीट हो गई थी, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। 1,46,385 रोजगार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू मिले। इसके अलावा लगभग 3,500 MITC के कर्मचारी जो पिछली सरकार के बर्खास्त किए हुए थे, चौटाला सरकार के और कॉन्फेड के, उसमें लगभग दोनों मिलाकर MITC और कॉन्फेड 4,000 बनते हैं, जिनकी रीइंस्टेशन हुई हमारे सरकार में। इसके अलावा सफाई कर्मचारी 11,000, जो ये परमानेंट सफाई कर्मचारी है गाँव के अंदर, जिनको लगाने का काम हुआ। इसके अलावा जो बिल्कुल रेगुलर एम्प्लॉयज़ के तर्ज पर गेस्ट टीचर 23,700 हमारी सरकार के समय लगे। कंप्यूटर टीचर 5,000 हमारी सरकार के समय लगे, जिनको हटाने का काम इस सरकार में हुआ। आशा वर्कर 12,000, आंगनवाड़ी 27,000, मिड डे वर्कर 20,000, कुल मिलाकर 2,34,000। ये जो ये नंबर जो है ये 2,34,000। इसके अलावा लगभग 40,000 DC रेट पर, जो टेम्परेरी जिसको आप कह सकते हैं, जो DC रेट पे जो होता है। और उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि हमारे समय इतनी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज, उन यूनिवर्सिटीज़ में जो एम्प्लॉई सारे भर्ती किए गए वो इन आंकड़ों से अलग हैं, क्योंकि वो HSSC नहीं, वो यूनिवर्सिटी खुद उन एम्प्लॉयज़ को लगाने का काम करती है। इनके समय तो एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मगर हमारे समय हरियाणा के हर ज़िले में लगभग जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनी। आपको मैंने कहा 27 यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा के अंदर स्थापित की गई थी। उन सारे यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़, जो प्रेस नोट आएगा उसमें जो HSSC की एडवर्टाइजमेंट डेट, जैसे नंबर 4/2009 HSSC की एडवर्टाइजमेंट डेट 12,643, नंबर 6/2006 10,513 वैकेंसीज़। HPSC की जो है 9,870 पोस्ट, नंबर 3/2009। तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स के साथ, मैं एक से ही बहुत लंबी बात हो जाएगी, मगर एक जो है जो हमारे समय भर्ती की गई थी उनका सारा फिगर आप तक पहुंचाने का काम करूँगा। और मैं एक और ये बताऊँ, ये कह रहे हैं कि 70,000 हमने दे दिए रोज़गार, मैं उस पर भी आऊँगा कि 65-70,000 रोज़गार हमारे समय में दी गई। इनका यही आंकड़ा है, 68,000 है कि 70,000 है। उस आंकड़े की भी मैं पोल खोलने का काम करूँगा अभी। मगर उससे पहले मैं एक और बात, जितना ये कह रहे हैं केवल एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हमारे समय 98,211 केवल एजुकेशन सेक्टर में इतनी भर्ती हुई, जिसमें जैसे मैंने आपको कुछ अभी एडवर्टाइजमेंट्स की वो दी आपके पास। HSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2009 12,643, जिसमें JBT 9,600, DPE, मैथ मास्टर, साइंस मास्टर, SS मास्टर, म्यूजिक मास्टर, होम साइंस मास्टर। HSSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 10,513 एजुकेशन महकमे में। HPSC लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2009
9,870 लेक्चर इन वेरियस सब्जेक्ट्स PRT JBT। उसके बाद जो है नहीं लेक्चर इन वेरियस सब्जेक्ट्स 1,317 प्लस 209 SC बैकलॉग और PRT JBT 9,870। फिर HS TSB टीचर सिलेक्शन बोर्ड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2012 PGT इन वेरियस सब्जेक्ट्स 14,216। इसके अलावा गेस्ट टीचर जैसे मैंने आपको बताया 5 जो गेस्ट टीचर 23,700, कंप्यूटर टीचर 500 और 5,000 शिक्षा प्रेरक जिनको इन्होंने नौकरी से निकालने का हटाने का काम किया है। और विभिन्न यूनिवर्सिटियों में सारी यूनिवर्सिटियों में एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निकल ग्रुप डी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी कैडर जॉब्स कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स लगभग जो है तो इन सब का टोटल 98,211। तो हमारे समय लगभग 1 लाख से कम थोड़ा सा कम जो है ये रोज़गार हमारे 10 वर्ष के अंदर केवल एजुकेशन सेक्टर में। और इनके समय जो ये 70,000 कह रहे हैं इसमें तो ये जो हमारे समय की जो JBT जिसका रिज़ल्ट आ चुका था ज्वाइनिंग बाकी थी उसको आपकी मर्जी है कि वो आप इनमें गिने कि हम में गिने। सारे भर्ती हमारे समय निकली, हमारे समय रिज़ल्ट आया केवल ज्वाइनिंग। और उसमें भी मैंने प्रश्न उठाया पीछे आपको याद होगा कि 6 वर्ष से कोई नई भर्ती निकाली नहीं इन्होंने। लगभग 1 लाख JBT जो क्वालिफाइंग HTET के जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं वो ओवर एज हो रहे हैं, उनका जो है पुराना हो जाएगा उनका इम्तिहान का नतीजा। वो इंतज़ार में 6 साल से बैठे हैं, हर वर्ष हज़ारों की संख्या में उनमें से एलिजिबल हो जाते हैं, उनका इम्तिहान का नतीजा एलिजिबल हो जाता है, वो ओवर एज हो जाते हैं। सरकार ने एक भी JBT की भर्ती नहीं निकाली। और शिक्षा मंत्री जी का गैर जिम्मेदाराना अभी बयान आया कि वो जो अपना जो बदली इसलिए नहीं निकाल रहे कि भाई जो हमारे पास वैकेंसी नहीं है। और वैकेंसी क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए बहुत से, आपको पता है हर वर्ष बंद कर रहे हैं या डाउनग्रेड कर दिए गए। और जो टीचर स्टूडेंट रेशो है जो हमारे समय 1/25 थी उसको बढ़ाकर 1/30 कर दिया। तो 1/30 आप कर दो तो आपको वैकेंसी आपकी जितनी थी उतनी कम हो गई। तो इस सरकार ने लगाए तो नहीं, एक्चुअल नंबर जो है वो 60-70 हज़ार नहीं 50-60 हज़ार ही इनकी टोटल भर्ती हुई है, मगर उनको भी निकालने में लगे हुए हैं, छटनी करने में लगे हुए हैं सरकार की तरफ से। आपको पता है 1983 PTI को सिर्फ राजनीति के चलते उनका शिकार बनाया गया। उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिस फैसले में उनकी मेरिट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था, ना उनकी मेरिट पे था ना उनकी क्वालिफिकेशन पे था, ना ये क्वेश्चन मार्क था कि लिस्ट में किसी और का नाम था और किसी और को ज्वाइनिंग कराने का काम हुआ है। तकनीकी एक कारण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी खामी उस भर्ती के अंदर निकलवाई। उस प्रक्रिया में सरकार ने राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आज वो PTI आंदोलित है, उनको निकालने का काम किया। वो तो चलो हमारे समय तकनीकी बाधिका। अभी ग्रुप डी, जिस ग्रुप डी का इन्होंने ढिंडोरा पीटा, ग्रुप डी में 1508 कर्मचारी जो खेल कोटे से भर्ती हुए, इनकी भर्ती है, उनको निकालने के लिए कार्रवाई चल रही है। आपको पता है अभी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच से डबल बेंच में गया, उसमें भी सरकार ने कहा कि भाई ये इसमें टेक्निकल कारण रहा है, इनको हटाया जाए। तो टेक्निकल कारण में इनकी भर्ती में भी बहाने ढूंढ रहे हैं कैसे कर्मचारियों से पीछा छुटाया जाए, ऐसा दिखाई देता है। 1508 कर्मचारी ग्रुप डी खेल कोटे से, जो ग्रुप डी में जो इनकी सरकार की भर्ती है वही ग्रुप डी जिसको लेकर इन्होंने ढिंडोरा पीटने का काम किया, उनको हटाने की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से आयुष डॉक्टरों को भी कोरोना काल में, पीछे की बता रहा हूँ, नौकरी से निकाला गया। AMO, HMO, UMO वॉलंटियर डॉक्टर पद के 206 डॉक्टर्स का अनुबंध आगे नहीं बढ़ाया गया, जबकि सबसे ज़्यादा उनकी आवश्यकता थी। 206 डॉक्टर को निकालने का काम हुआ। हरियाणा टूरिज्म निगम के इस लॉकडाउन में कोरोना काल में 424 कर्मचारियों को निकालने का काम हुआ। अभी इसी समय मैं जो है जजपा सरकार की बात कर रहा हूँ, खट्टर सरकार पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, भाग 2 की बात कर रहा हूँ। जो है मीरपुर यूनिवर्सिटी से 83 असिस्टेंट प्रोफेसर को निकालने का काम हुआ। सोनीपत के 200 सफाई कर्मचारी, कैथली का सफाई कर्मचारी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सफाई कर्मचारी, इनको निकालने का काम हुआ, जिसमें हर जगह हमारे नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। नगर निगम सोनीपत से फायरमैन, हुड्डा के मुख्यालय पंचकुला फरीदाबाद से कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नौकरी से निकालने का काम हुआ। पशुपालन
डेयरी विभाग झज्जर से 85 पशु परिचरों को निकालने का काम हुआ। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में सालों से लगे 3200 सिक्योरिटी गार्ड सहित सफाई कर्मचारी और अन्य पदों पर जो कार्यरत ठेका कर्मचारी थे उनको भी निकालने का काम इस समय इस सरकार में हुआ है। तो कुल मिलाकर नियत आपके सामने 10 वर्ष हमारी सरकार थी, एक भी कर्मचारी को जो किसी को निकालने का काम, किसी की छटनी करने का काम 10 वर्ष में नहीं हुआ। जो निकाले गए थे MITC के और कॉन्फेड के कर्मचारी, उनको विधायिका पावर सरकार की इस्तेमाल कर कर जो बर्खास्त कर्मचारी पिछली सरकार के थे, क्योंकि राजधर्म ये कहता है कि कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता, किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रश्न नहीं उठता। सरकार की जिम्मेदारी होती है उसके भविष्य को, उसकी रोजगार की सुरक्षा करने की। उन कर्मचारियों को भी दोबारा से लगाने का काम हमारी सरकार में हुआ था, एक कर्मचारी भी छटनी नहीं हुई थी। 10 वर्ष में 3 लाख के लगभग अलग अलग महकमों में जो है जो पूरे हरियाणा के अंदर कर्मचारियों को रोज़गार देने का सरकारी क्षेत्र के अंदर रोज़गार मिले थे। इनके समय ये कहते हैं 60 से 70 हज़ार, मगर हम JBT वालों को इनकी भर्ती नहीं मानते। वो आपकी विवेक पे छोड़ते हैं कि जिसने भर्ती करी, जिसने लिस्ट जिसकी सरकार में निकली उनकी मानी जाए या ज्वाइनिंग। मगर ये कहते हैं 60-70 हज़ार, हम कहते हैं 50 से 60 हज़ार भर्तियाँ इनके समय 6 वर्ष के अंदर हुई हैं। और एक के बाद एक अब छटनी की तरफ सरकार चल रही है। तो ना तो सरकारी क्षेत्र के अंदर रोज़गार हरियाणा के अंदर आ पाया, ना निजी क्षेत्र के अंदर निवेश हुआ कि रोज़गार मिले। और आज यही कारण है हरियाणा देश में बेरोज़गारी में नंबर 1 पहुंच चुका है। तो मैंने आज कहा था कि आपको 2 विषय रखेंगे, जो है लगभग जो है पौना 45 मिनट्स हो गए मेरे को बोलते हुए, तो मैं तो यही 2 विषय रखूँगा। इसके बाद जो प्रश्न होंगे तो किसान की बात है और बेरोज़गारी के मुद्दे पे जो मैंने बात रखी, जो क्या किसान मजदूर की बात हो उनको निशाने पे लिया गया है। और जो है हरियाणा का नौजवान जो आज सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी दर की मार झेल रहा है,